नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 17 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब चाइना ने ईरान की ऐसी मदद कर दी है जिसके बाद चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, ये दोनों देश थर थर कांप रहे हैं। चूंकि चाइना की मदद के बाद अब ईरान अपने आप 500 मिड रेंज मिसाइलें बना सकता है और पूरी दुनिया जानती है कि अगर ईरान ने ऐसी मिसाइलें बनाई हैं तो इसका उपयोग कौन से देश पे हुआ। और साथ ही इस वीडियो में फिलिस्तीन के मुद्दे पे नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। ये बड़ा बयान कौन सा है, जब इसको आप जानेंगे तो आज आपका खून खौल उठेगा कि आखिर इजराइल अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। और साथ ही इस समय इजराइल के जो सैनिक हैं उनका स्पम निकाला जा रहा है। स्पम का मतलब कि सेक्स के बाद जो डिस्चार्ज होता है, जो लिक्विड निकलता है, उसे स्पम कहते हैं। अब उसको निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है, क्या वजह है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही जर्मनी ने इजराइल के साथ एक बड़ी डील कर ली है। ये बड़ी डील कौन सी है, इससे इजराइल को कितना फायदा होगा या फिर जर्मनी को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही यूनिफिल ने बड़ा ऐलान कर दिया है लेबनान को लेके। कौन सा बड़ा ऐलान है, क्या इजराइल ने फिर से सीजफायर तोड़ के टैंकर दागे हैं? अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर पता चलेगा। और साथ ही नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर गए हैं। क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम जो खबर है, ये केवल कॉमन सेंस की खबर है। देखिए, इजराइल का जो खुफिया विभाग है, जिसको हम मोसाद कहते हैं, मोसाद के बारे में एक बात पूरी दुनिया में फेमस है कि कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मोसाद के लोग पाए जाते हैं। कहीं कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो तो वहाँ भी मोसाद के एजेंट बैठ जाते हैं। कहीं कोई सीक्रेट मीटिंग हो वहाँ पे भी मोसाद आके बैठ जाता है। कौन सा देश किस देश में क्या करने वाला है, इसके बारे में भी मोसाद को ठीक ठाक जानकारी होती है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पे इतने बड़े हमले की प्लानिंग होती है, इतने बड़े हमले की प्लानिंग होती है कि 1000-1200 लोग मार दिए गए, न जाने कितना क्या कुछ गलत हुआ, लेकिन मोसाद को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मोसाद के हाथ को बांध दिया गया और कहा गया कि नहीं, जो हो रहा है होने दो। या फिर एक कयास ये भी लगाया जा सकता है कि मोसाद और सरकार की रजामंदी से ही ये चीज़ें हुई हो। अब ये बात आपको मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरी इसी बात से इत्तेफाक करके आज इजराइल के लाखों लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। जी हां, आज लाखों के लाखों लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने का सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब इन लोगों को लगता है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, उसकी बाकायदा ऑफिशियल एक जांच होनी चाहिए। चूंकि अब इनको कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। चूंकि इन्होंने भी ये सवाल पूछा, जो इजराइल की पब्लिक है उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि जो देश इतना सिक्योर हो और जिसका इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो कि कौन से देश ने क्या बना लिया है, कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ईरान ने अपना यूरेनियम कहाँ रखा, इतना तक अगर मोसाद जान सकता है तो अपने ही देश पे होने वाले हमले के बारे में मोसाद को जानकारी क्यों नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू की सरकार ने हाथ पांव बांध दिए थे? अब इसको लेके लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं। आलम यह है कि प्रोटेस्ट इतना हो गया है कि सरकार को फाइनली मंजूरी देनी पड़ी कि हम एक समिति बैठाएंगे, हम एक बॉडी बनाएंगे जो जांच पड़ताल करेगा कि 7 अक्टूबर को असल में हुआ क्या था। अब इस पे भी लोगों की नाराजगी है कि भाई किसको जांच में बैठाओगे? अगर अपने ही लोगों को तुमने बैठा दिया तो फिर बात कैसे बनेगी? इस वजह से अब इन लोगों की डिमांड ये भी है कि कुछ खास लोगों को ही जांच पड़ताल का जिम्मा दिया जाए जो वास्तव में ईमानदारी के साथ काम कर सके। और हम सभी जानते हैं कि अगर 7 तारीख की जांच पड़ताल हो गई तो नेतन्याहू का नाम कहीं ना कहीं निकल के जरूर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर नेतन्याहू अपने देश में मुंह लिखाने लायक नहीं होगा और शायद आने वाले टाइम में एक छोटा सा प्रधानी का भी इलेक्शन होना जीत पाए। इस वजह से नेतन्याहू के अंदर इस समय दहशत का माहौल है। नेतन्याहू बार बार इधर उधर बड़बोलेपन में बयान भी दे रहा। क्या बड़ा बयान दे रहा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नेतन्याहू के डर के पीछे एक और बड़ी कहानी निकल के सामने आई, वो भी आप जान लीजिए। फिर आपको बताऊंगा कि नेतन्याहू अपने लोगों को खुश करने के लिए कैसे कैसे बयान दे रहा।
दरअसल खबर निकल के सामने आई है कि CIA के डायरेक्टर जो काश पटेल हैं, अमेरिका में जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसके जो डायरेक्टर हैं उनको एक लेटर लिखा गया है डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा, और उसमें ये डिमांड की गई है कि CIA जांच पड़ताल करे कि क्या सच में चाइना ने ईरान की मदद कर दी है। दरअसल CNN एक बहुत मानी जानी न्यूज एजेंसी है, उसने ये खबर छापी थी कि लगभग 12 जहाज भर के कोई खतरनाक केमिकल ईरान तक पहुंचा है। इसके बाद CNN ने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था तब पता चला था कि चाइना ने सोडियम परक्लोरेट ये खतरनाक केमिकल दिया है, और असल में इतनी मात्रा में दिया लगभग 2000 टन के आसपास, कि इससे 500 मिड रेंज मिसाइलें बड़े आराम से बनाई जा सकती हैं। 500 के करीब मिड रेंज मिसाइलें बनाई जाएंगी, और अगर ईरान ने बना ली तो आने वाले टाइम में चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इन तमाम देशों के लिए ये खतरे की बात होगी। लिहाजा इस समय तमाम लोग परेशान हैं। बाकायदा इजराइल के सपोर्ट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने कांग्रेस, जो अमेरिकन कांग्रेस है उसको, और साथ ही CIA के डायरेक्टर को लेटर लिख के कहा कि भैया जांच पड़ताल करो। अच्छा, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर चाइना के ऊपर जब ये आरोप लगाया गया तो चाइना ये नहीं कहता है कि भाई हमने नहीं दिया। चाइना ने कहा कि ईरान मेरा दोस्त है और मैं सीना ठोक के उसको देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, जिससे जो मेरा बिगाड़ सकता हो बिगाड़ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना ने ये बात बोल दी। इधर ईरान के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे। ये कयास नेतन्याहू का था, लेकिन नेतन्याहू के ही खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए। अब नेतन्याहू भाई साहब हो गए पागल। इसी दौरान अभी इनकी साप्ताहिक जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हर हफ्ते इनके यहाँ साप्ताहिक मीटिंग होती है, एक हफ्ते के बाद कैबिनेट मीटिंग लोग बैठा लेते हैं और उसमें बातचीत होनी होती है। अब गजब की कहानी आप देखिए कि इधर आज सोमवार को ही मीटिंग होनी है और इसमें वोटिंग होगी अमेरिका के लाए गए प्रस्ताव पे और साथ ही रशिया के लाए गए प्रस्ताव पे। दरअसल दोनों ही देशों ने, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, इन दोनों ही देशों में गाजा को लेके अलग अलग प्रस्ताव दिए हैं। दोनों ने अपने अपने मानकों पे तमाम चीज़ों को रखा है, लेकिन एक चीज़ की प्रायोरिटी दोनों देशों ने दी है, चाहे अमेरिका हो और चाहे रशिया हो। दोनों देशों ने ये बात साफ तौर पे बोली कि भाई फिलिस्तीन एक अलग देश है, उसको एक अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात अमेरिका ने बोली, ये बात कहीं ना कहीं रशिया ने भी बोल दी। अब भाई साहब नेतन्याहू हो गए पागल, चूंकि अब इनके खिलाफ हो रहा है इनके देश में प्रोटेस्ट। तो अब नेतन्याहू ने अपनी साप्ताहिक जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें किसी के भाषण से कोई खास मतलब नहीं है, कौन क्या बोलता है कौन क्या कहता है इसके बारे में हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिलने देंगे, उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़ जाए। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो मतलब बड़ा साफ है कि आज नेतन्याहू अपने ही मालिक, अपने ही आका के खिलाफ जा रहा। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने डील कर ली हो कि भाई तुम कुछ और बोल देना, हम कुछ और बोल देंगे, ये तकरार चलती रहेगी, इसी दौरान हम मलाई खा लेंगे। बहरहाल आज ही वोटिंग होनी है और कल ही नेतन्याहू का जब ऐसा बयान निकल के सामने आया तो मतलब बड़ा साफ है कि UN में क्या मीटिंग होती है, UN में क्या वोटिंग होती है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। ये लोग करेंगे अपने ही मन का, और गजा का जो मुस्तकबिल है आने वाले टाइम में बड़ी मुसीबतों में आने वाला है दोस्तों। चूँकि गजा की मुसीबतें वैसे ही बहुत अधिक है, चूँकि गजा में इस समय आंधी का मौसम है। अगर वीडियो सही मुझे ऑथेंटिक मिलेगी तो अभी आपको एडिटर से बोलूँगा कि दिखा भी देगा कि असल में गजा में चल क्या रहा है। गजा में बरसात का इस कदर मौसम है, इस कदर बर्फीली हवाएं चल रही हैं कि गजा के लोग शायद अगर टाइम से मदद ना मिली तो हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे, यानी ठंड से जमने की वजह से उनकी मौत होगी। इस तरह से गजा के लोगों के हालात हैं। और अफसोस ये है कि आप हों, मैं हूं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस मैं आपको बता के जागरूक कर सकता हूं, और आप वीडियो को शेयर करके 4-6 लोगों में पहुंचा देंगे तो लोग और जागरूक होंगे, तो हम भी प्रोटेस्ट करके शायद सीज फायर के लिए प्रेशर बनवा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, इधर बरसात है, इधर ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि हम अपनी ही वाली करेंगे, हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे। ये बात साफ तौर पे बोल दी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है कि इजराइल अब जंग को ज़्यादा लंबा खींच भी नहीं सकता, चूँकि इजराइल में एक ऐसी चीज़ चल रही है जिसके बाद कई सारे परसेप्शंस निकल के सामने आ रहे हैं। ज़्यादातर चैनलों पे ये खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप डिटेल में देखिए। ये खबर मैं आपको हिंदी में इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें साफ तौर पे लिखा है कि इजराइल के मारे गए सैनिकों का स्पर्म निकाला जा रहा है। क्यों, क्या वजह है?
अब इजराइल से जब इसके बारे में पूछा गया तब इजराइल ने साफ तौर पे कहा कि भाई हमारा जो सैनिक है 18 साल का 19 साल का है, अपने घर का इकलौता है, अगर उसकी मौत हो गई है तो ऐसे हाल में हम उसका स्पर्म निकाल के सुरक्षित रखेंगे, बाद में किसी महिला के शरीर में उसको इंजेक्ट करेंगे ताकि उसके परिवार वाले अपने बच्चे की सूरत किसी और आदमी में देख सकें। ये बात जब इजराइल की सरकार ने बोली तो भाई बड़ा भावुक करने वाला बयान है कि एक 19 साल 20 साल का बच्चा अपने देश के लिए शहीद हो, वो चाहे इस टाइप का हो या फिर उस टाइप का, कोई खास मतलब नहीं है भाई। कोई मरा है देश के लिए अपनी जान दे रहा तो शहीद ही है, उसका हम सम्मान करते हैं, खासकर मैं करता हूँ भाई। तो एक 19-20 साल का लड़का अगर मरा है तो जाहिर सी बात है उसके माँ बाप को यह हक मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक दो सवाल घूम के निकल के सामने आते हैं कि भाई ये लड़ाई तो इतने सालों से चल रही थी, तो अब अचानक से क्यों? और जिस आदमी की शादी ही नहीं हुई है तो ऐसे हाल में कौन महिला ये जिम्मेदारी लेगी कि भैया उसका स्पर्म मेरे अंदर इंजेक्ट कर दो और उसका बच्चा मैं पैदा करके दूध पिला के बड़ा करके उसके माँ बाप को सौंप दूंगी और बाद में मैं कहाँ जाऊंगी? ये सवाल भी तो लाजमी है। कल को माँ बाप कह दें कि भैया हम इस महिला को नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगी? अब असली खबर जो इसमें छुपी है वो बड़ी साफ है कि इजराइल में जो नौजवानों की तादाद है उनकी संख्या जो है वो घटती चली गई, चूँकि रेजिस्टेंस फाइटर से लड़ते लड़ते इतने सैनिकों की मौत हो गई है और इतने अपाहिज हो चुके हैं, इतने ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कईयों ने तो अपनी जान खुद दे दी कि अब इजराइल में नौजवानों की कमी नज़र आ रही है। और ये चीज़ इजराइल पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर नहीं करना चाहता और यही वजह है कि इजराइल ऐसे चीज़ों को कर रहा जिससे तादाद बढ़े, महिलाएं ज़बरदस्ती उनको प्रेग्नेंट किया जाएगा, उनके पेट से बच्चा पैदा करवाया जाएगा ताकि आने वाले 15-16 सालों में ये लोग जब पैदा हों तो फिर इजराइल की आर्मी उसी के साथ तैयार हो जाए। यही वजह है कि इजराइल ऐसे कामों को कर रहा, अदरवाइज इतने दिन से जंग हो रही थी। और इस स्पर्म निकालने का प्रोसेस तो मैं आपको बताऊं कि केवल 72 घंटे का है। अगर 72 घंटे के अंदर स्पर्म मिल गया तो ठीक है, नहीं तो डेड बॉडी के अंदर स्पर्म कितना देर रहेगा भाई? 72 घंटे बाद तो बॉडी ही सड़ने लगती है, तो स्पर्म कहाँ से बचेगा? लेकिन ये चीज़ें इजराइल की सरकार करवा रही है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही। इधर लेबनान से बड़ी अपडेट निकल के सामने है कि लेबनान के पास जो ब्लू लाइन के अंदर घुस के इजराइल दीवार बना रहा था लगभग 40,000 वर्ग फुट का, अब उसको लेके भी यूएनएफएल का बड़ा बयान निकल के सामने आया। यूएनएफएल ने साफ तौर पे इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इजराइल जानबूझ के सीज फायर को ब्रीच कर रहा, इजराइल जानबूझ के सीज फायर को तोड़ के जबरदस्ती जंग को बढ़ा रहा और एक देश को कब्जा कर रहा है। अब आप इजराइल का जज्बा देखिए दोस्तों, हिम्मत देखिएगा। भले ही आपको ये शब्द मेरे मुंह से बुरा लगे कि भाई ये हिम्मत और जज्बा क्यों बोला, लेकिन आप सुनिए तो पूरी खबर। यूएनएफएल की रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि आज इनके पीस कीपिंग जो फोर्सेस के लोग वहां तैनात थे लेबनान के अंदर, उसकी तरफ इजराइल ने सीधा अपने टैंकर जो मरकवा टैंक है उसका मुंह करके फायर कर दिया है। और फायर ऐसा कि 2 लोगों की मौत भी हुई है। और आज पूरी दुनिया जो सीज फायर का ये नाटक करवा रही है, पूरी दुनिया ये तमाशा देख भी रही है कि इजराइल किस हिसाब से हमला कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार कर ली है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इधर जर्मनी से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि जर्मनी G7 की एक मीटिंग हो रही थी। उस G7 की मीटिंग में जर्मनी के जो चांसलर थे फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने साफ तौर पे कहा था अभी 4 से 6 महीने पहले, ये खबर भी मैंने आपको बताई थी अपने पुराने चैनल पे जिसको यूट्यूब ने उड़ा दिया था, उस पर मैंने बताई थी कि G7 की मीटिंग में फ्रेडरिक मर्ज ने साफ तौर पे कहा था कि इजराइल बहुत गंदा काम कर रहा, फिलिस्तीनियों के ऊपर बड़ा जुर्म हो रहा, फिलिस्तीनियों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा। लेकिन अब आप अंदर की खबर जानिए। उस टाइम जब मैंने कहा था कि ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये लोग किसी के सगे नहीं है, केवल फिलिस्तीन के लोगों को खुश करने के लिए केवल बयान देते हैं, तब लोगों ने कहा नहीं भाई, जर्मनी तो इजराइल का बहुत कट्टर दुश्मन है। अब आप अंदर की खबर सुनिए कि जर्मनी ने ही अभी हाल फिलहाल में 2 अरब यूरो के एंटी टैंक मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। किसको? इजराइल को। कितने का? 2 अरब यूरो। अगर इसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट कर दें तो शायद इतने पैसे होंगे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। चूंकि रुपए से 80 गुना 86 गुना ऊपर होता है डॉलर और उससे उतना ही गुना ऊपर होता है यूरो। अब आप सोचिए कि 2 अरब है, इसको भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये 160 के करीब अरब हो जाएगा। ऐसे ही आप जोड़ लीजिए, डॉलर में मान लीजिए, यूरो मत मानिए। 160 अरब का मामला चल रहा है इस समय जर्मनी और इजराइल के बीच। तो कहाँ से इजराइल गरीब होगा? जो लोग इजराइल में लोग बताते हैं कि गुर्बत आएगी, कहाँ से आएगी भैया, कहाँ से आ जाएगी? ऐसे जर्मनी जैसे दोस्त हैं उनके, 70 साल पहले ये दोनों लड़ते थे ऐसे, आज देखिए डील हो रहा।
खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। अब आपको भारत की भी 2-3 खबरें दिखा देता हूँ। बिहार में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इधर बिहार पुलिस का एक वीडियो निकल के सामने आया, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार पुलिस एक महिला को बाल से पकड़ के घसीट रही है। वीडियो बन गया था गलती से, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, इस वजह से मजबूरी पड़ गई बिहार पुलिस की कि इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। वरना आप सोच के देखिए कि बिहार में इस समय किस हिसाब से जंगल राज है। जो बीजेपी ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार होगी, ये होगा वो होगा, उसके राज्य में महिलाओं का कितना सम्मान है आप डिटेल में देख सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही है। इधर अफगानिस्तान से बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि अफगानिस्तान की भारत ने एक ऐसी मदद कर दी है जिसके बाद पाकिस्तान को मानो ऐसे काट लो ना तो खून नहीं निकलेगा। हुआ क्या कि भारत ने अफगानिस्तान को लगभग 70 टन के करीब मदद की चीज़ें भेजी हैं, 70 टन। और इस 70 टन चीज़ों में दवाइयाँ हैं, फर्टिलाइज़र है, मशीनरी है। अब उसकी आड़ में छुपा के और क्या है, खुल के अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, आप डिटेल में समझ सकते हैं। और ये खबर जब निकल के सामने आई तब पाकिस्तान ने भी अपने मुंह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और कहा था कि भारत हमारे खिलाफ साजिश रचा है, भारत हमारे खिलाफ ये कर रहा वो कर रहा। ये तमाम चीज़ें बोली गई हैं अफगानिस्तान के दुश्मनी में आके पाकिस्तान द्वारा। अरे जाहिल, तुम हमसे भी अच्छा संबंध रखते, तुम ये कहते हो कि भारत मुसलमानों का दुश्मन, तो अफगानिस्तान क्या है? क्या वो हिंदू कंट्री है? नहीं, वो भी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन तुम अपनी घटिया सोच की वजह से भारत से दुश्मनी साधते रहते और यही वजह है कि भाई हम लोग को भाव नहीं देते। तुम भी अच्छे से रहो, 70 टन मदद हम तुमको करते तो तुम्हारी जीडीपी कहाँ पहुँच जाती, तुम्हारे लोग किस हाल में होते? जरा सोचना अपने आप से और ये सवाल पूछना कि भारत से दुश्मनी करके तुमको क्या मिला है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, अगर पसंद आता हो तो कमेंट में आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं और ऐसी खबरें मुझसे सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।